नमस्कार दोस्तों, 17 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, कोवैक्सिन फेज 1 ट्रायल्स शोइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। देखिए भाई, कोवैक्सिन नाम की ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप कौन कर रहा है? ये एक इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है जो कि इंडिया में बनाई जा रही है। किसके किसके बीच पार्टनरशिप के थ्रू बनाई जा रही है? तो एक है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, प्रीमियम मेडिकल जो बॉडी है इंडिया की, और एक है हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक। रिसेंटली आप देखोगे तो ये जो कोवैक्सिन नाम की वैक्सीन है ये न्यूज में थी, क्योंकि कोवैक्सिन को ही इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था किसने? भारत बायोटेक ने। सबसे पहले कंपनी जिसने इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने वैक्सीन अप्रूवल के लिए अप्लाई किया वो थी फाइजर। दूसरे नंबर पे एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, और तीसरे नंबर पे कोवैक्सिन। अब कोवैक्सिन की जो फेज 1 टेस्ट हुए थे, फेज 1 जो टेस्टिंग हुई थी कोवैक्सिन की, उसके रिसेंटली रिजल्ट्स रिलीज किए गए हैं। तो आप कह सकते हो कि फेज 1 प्लेसिबो कंट्रोल्ड रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल ऑन द सेफ्टी एंड इम्यूजेनिसिटी ऑफ 3 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ BBV152। ये ऑब्वियसली बात है, कोवैक्सिन वैक्सीन का नाम है, जिसमें 375 लोगों पर ट्रायल किया गया। अभी इन 375 लोगों पे ट्रायल पे केवल एक एडवर्स इवेंट निकल के आया है, और वो एडवर्स इवेंट एक्चुअली में इस वैक्सीन से रिलेटेड नहीं था। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि फेज 1 में तो कोवैक्सिन नाम की जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से सेफ पाई गई है। अभी इसके फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक इसके फेज 3 ट्रायल्स करवा रहा है, और फेज 3 ट्रायल्स हो ही रहे हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तब भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए भारत बायोटेक ने अप्लाई कर दिया। क्यों अप्लाई कर दिया? क्योंकि भारत बायोटेक को लग रहा है कि फाइजर की वैक्सीन आ गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन आ गई है, तो ये वैक्सीन कहीं आगे ना निकल जाए और हमें नुकसान ना हो जाए। एक पेपर छपा है मेड RXIV पे, प्री प्रिंट पेपर है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? रिएक्टोजेनेसिटी। रिएक्टोजेनेसिटी मतलब कि वैक्सीन आपने किसी पर्सन को दी, उसके बाद उस पर्सन के बॉडी ने क्या रिएक्शन दिखाया उस वैक्सीन के अगेंस्ट। तो ये बोला जा रहा है कि जो रिएक्टोजेनेसिटी थी ये ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स में ना के बराबर थी। उसके बाद अगर बात की जाए, जो थोड़े बहुत एडवर्स इवेंट हुए वो माइल्ड थे, आराम से रिजॉल्व हो गए। एक सीरियस एडवर्स इवेंट हुआ, लेकिन वो इस वैक्सीन से रिलेटेड नहीं था, किसी और चीज से रिलेटेड था। जो तीनों वैक्सीन फॉर्मुलेशन है उन्होंने रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज दिए हैं इस वैक्सीन की। जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। फिर भाई, कैबिनेट स्पेक्ट्रम ऑक्शन करवा रहा है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है? देखिए, आपके फोन जो आप यूज करते हो, उस फोन में जो सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स के लिए ये जो बड़ी बड़ी कॉमर्शियल कंपनीज हैं, स्पेक्ट्रम जैसे एयरटेल जैसी कंपनीज हैं, ये अपने टावर लगाती हैं और फ्रीक्वेंसी छोड़ती हैं। अभी वो फ्रीक्वेंसी कौन सी रेंज में छोड़ी जाएगी, उसको बेसिकली स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो यहां पे इन्हीं स्पेक्ट्रम का ऑप्शन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। चूंकि स्पेक्ट्रम एक नेशनल प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार उसके ऊपर टैक्स ले सकती है, और इस टैक्स को जो जनहित की स्कीम्स है उसमें सरकार लगाएगी। यही बेसिक होता है, यही बेसिस होता है कि सरकारें टैक्स से क्यों लेती हैं। तो बोला जा रहा है कि भाई 700 मेगाहर्ट्ज में, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन किए जाएंगे। जो भी स्पेक्ट्रम्स दिए जाएंगे वो 20 साल के टाइम पीरियड के लिए दिए जाएंगे। टोटल 2251.25 मेगाहर्ट्ज सेल पे रहेगा, जिससे रिजर्व प्राइस जो आएगा वो आएगा 3,92,332.7 करोड़ का। ओके, तो एक बार ये स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उनको एक्सेस नेटवर्क कैपेसिटी मिलेगी, और जो नए प्लेयर्स हैं वो अपनी सर्विसेज को शुरू कर सकते हैं। 20 साल के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके लिए जो ऑक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इससे जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जा सकती है। फिर जो बिडर्स हैं, जो भी इन स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शन में बिड करेंगे, उनके लिए प्रॉपर पैरामीटर्स और कंडीशन सेट की जाएंगी सरकार के द्वारा, कि भैया कितने ब्लॉक साइज में वो बिडिंग कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम कैप यानी एक बिडर को मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है, रोल आउट ऑवलेशन कब उनको सर्विसेज शुरू करनी है, पेमेंट किस प्रकार से करनी है, ऑक्शन कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। पेमेंट में गाइडलाइंस किस तरीके से रिलीज की गई हैं कि अगर 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए अगर आप बिडिंग कर रहे हो, तो आपको अप फ्रंट कॉस्ट 25% देनी है, यानी उतने स्पेक्ट्रम की जितनी कॉस्ट है उसका 25% आपको तुरंत दे देना है। और 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज में अगर आप बिडिंग कर रहे हो, तो आपको 50% ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉस्ट तुरंत दे देनी है, और बची हुई कॉस्ट को 2 साल के कूलिंग यानी मोरेटोरियम पीरियड के बाद आप 16 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, जो कि ईयरली कैलकुलेट की जाएंगी।
यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि आप पूरा का पूरा पैसा तुरंत दे सकते हो। अभी पूरा का पूरा पैसा तुरंत क्यों देगा आदमी, जब 16 साल की इंस्टॉलमेंट मिल रही है? वो तुरंत इसलिए देगा क्योंकि 16 साल की इंस्टॉलमेंट में जब आप पैसा वापस करोगे तो उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी लगाया जाएगा, और 16 साल में इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई परचेजर चाहे तो स्पेक्ट्रम का पूरा पैसा तुरंत दे सकता है सरकार को। अगर वो तुरंत नहीं देना चाहता है तो कुछ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी ब्रांड्स के लिए, जैसा कि मैंने बताया, 25% अपफ्रंट कॉस्ट, कुछ के लिए 50% अपफ्रंट कॉस्ट, फिर 2 साल का कूलिंग पीरियड, और फिर बाद में 16 साल में पर ईयरली आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद, ये तो बात हो गई रिजर्व प्राइस की, उसके बाद एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 3% पे करना है। देखिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है? एक टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने ऑपरेशंस के थ्रू जो पैसा कमाएगी, और पैसा कमाएगी प्रॉफिट नहीं, जो भी उसके पास रेवेन्यू आएगा, इस रेवेन्यू का 3% भी सरकार को देना है। ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दोस्तों काफी न्यूज में रहा है, काफी डिस्प्यूटेड रहा है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में और जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने 31 जुलाई 2020 को एक एडिटोरियल बनाया था। तो 31 जुलाई 2020 के एडिटोरियल पे जाइए और वहां पे टाइम स्टैम्प 37.3 पे जाइए। तो वहां पे मैंने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पूरी तरीके से आपको समझा रखा है। 2 सितंबर 2020 का जो डेली द हिंदू करंट अफेयर्स वाला वीडियो है, उसमें मैंने आपसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात की है। तो अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपको नहीं पता है तो आप इन वीडियोस को देख के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में पता कर सकते हैं। एक लाइन में जो बता के आपको डेफिनेशन दी जाती है तो वो क्या है? दिस इज द यूजेज एंड लाइसेंसिंग फी दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। द कंटेंशन इज ऑन पर्टिकुलर्स कंसीडर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल। मैं कोशिश करूंगा कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे एक वीडियो अलग से और बना दूं आपके लिए, जो कि काफी मदद देता है। अक्सर कार ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू न्यूज में आ रहा है, और चूंकि अब स्पेक्ट्रम एलोकेशन भी हो रहा है तो डेली के बेसिस पे इससे रिलेटेड न्यूज आएंगी भी। यूपीएससी के लिए भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो एक अलग वीडियो बना ही दूंगा। अभी के लिए 31 जुलाई 2020 वाला एडिटोरियल देखिए, और 2 सितंबर 2020 वाला द हिंदू डेली करंट अफेयर्स देखिए। वहां पे आपको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है पता चल जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं, इंडिया 2 स्पॉट्स नीचे चला गया है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये जो रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, हर साल इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। इस बार नंबर 1 पे कौन है इस इंडेक्स में? नॉर्वे है, उसके बाद आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है, फिर हांगकांग और आइसलैंड है। अगर बात की जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये 3 चीजें मेजर करता है। एक तो ये मेजर करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक ये मेजर करता है एजुकेशन, और तीसरा ये मेजर करता है पर कैपिटा इनकम। इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे, ये 2018 में थी $6,829, और 2019 में ये आ गई $6,681 पे परचेजिंग पावर पैरिटी पे जीएनआई पर कैपिटा। अगर इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू की बात करिए 2019 के लिए, तो ये है 0.645। ठीक है भाई, आप देखें तो 189 कंट्रीज में इंडिया 131 नंबर पे। अभी के लिए इंडिया 0.645 पे है। 1990 में इंडिया 0.429 पे था। तो कहीं ना कहीं 1990 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी बड़ा है, 50.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस कैलकुलेट करता है 3 बेसिक ह्यूमन डायमेंशंस में: हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 1990 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 11.8 ईयर से बढ़ा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 3.5% से बढ़ा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बोलते हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 4.5 ईयर से बढ़ा है। अब देखिए, आप पूछोगे कि भाई ये मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है? वो एडल्ट्स जो कि 25 साल या 24 साल से बड़े हैं, उन एडल्ट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कितना स्कूलिंग करी है, इसको आप बोलते हो एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है कि एक बच्चा जो कि एजुकेशन में एंट्री मार रहा है, अभी करंट लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से वो पूरी जिंदगी में कितना पढ़ेगा, ये बताता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इंडिया का जीएनआई पर कैपिटा बढ़ा है 273.9% 1990 से लेकर 2019 के बीच में। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है यहां पे आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, उसके साथ साथ आप कितना पढ़े, पढ़ाई में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दोनों होता है। जब आप बात करते हो हेल्थ की, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से हेल्थ पता की जाती है। और भैया लेवल ऑफ अर्निंग किससे पता करते हो? तो भैया पता करते हो जीएनआई से, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में चीज आपको काम आएगी।
फिर पाकिस्तान में अप्रूव किया है केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। रिसेंटली पाकिस्तान में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक लेडी अपने बच्चों के साथ कार से जा रही थी, उसकी कार खराब हो गई, तो उस औरत का गैंग रेप हुआ उसके ही बच्चों के सामने। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट और डिस्टर्बिंग इवेंट, जिसके चलते पाकिस्तान में नए लॉज लाए जा रहे हैं। तो वहां के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने बोला है कि भाई रेप केसेस के अगेंस्ट ट्रायल को एक्सपेडाइट करने के लिए एक नेशन का सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर बनाया जाएगा और सेक्स ऑफेंडर्स का केमिकल कैस्ट्रेशन किया जाएगा। केमिकल कैस्ट्रेशन में होगा क्या कि एक केमिकल ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे ये जो रेपिस्ट हैं इनकी जो लिबिडो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके को बोला जाता है केमिकल कैस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी, उन्होंने ये बोला है कि पब्लिक हैंगिंग्स करनी चाहिए इस तरीके की क्रिमिनल की, लेकिन पब्लिक हैंगिंग्स बिल्कुल ही ह्यूमन राइट वायलेशंस के अगेंस्ट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी यूरोपियन कंट्रीज में है नहीं। यूरोपियन कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रिश्ते और ना खराब हो जाए, इसलिए पब्लिक हैंगिंग ना करके हम केमिकल कैस्ट्रेशन करेंगे। हालांकि राइट एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि केमिकल कैस्ट्रेशन भी पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को दुनिया भर में खराब करेगा। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है, यूएसए ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर्स की मॉनिटरिंग लिस्ट पे रखा है। अभी तो यूएस ट्रेजरी, ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जाते जाते कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। एक और उस उल्टे सीधे स्टेप में ये भी जुड़ गया है कि यूएस ट्रेजरी ने स्विट्जरलैंड और वियतनाम को करेंसी मैनिपुलेटर समझा, बोला है। करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपनी करेंसी के दाम को इलॉजिकल तरीके से और मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट डीवैल्यू कर रहे हो। तो जब आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो मान लीजिए $1 70 का था और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया कि $1 80 का हो गया, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि $1 में इंडिया का ज्यादा सामान खरीद सकते हैं बाहर वाले लोग, लेकिन इंडिया में जो इंपोर्टर हैं उनको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा बाहर से चीजें खरीदने में। तो एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं करेंसी को डिवैल्यू करने से, और इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं। तो वो कंट्रीज जो अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती हैं वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करती हैं, कम करती हैं, ज्यादा करती हैं। ज्यादातर कम ही किया जाता है, डिवैल्यू ही किया जाता है। और इस यही चीज स्विट्जरलैंड और वियतनाम के ऊपर करने का इल्जाम लगाया गया। हालांकि ओपनली स्विट्जरलैंड की नेशनल बैंक ने बोल दिया है कि हम अपनी करेंसी को मैनिपुलेट नहीं करते, जितना जरूरी है हम उतना ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करते हैं। यहां पे कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। यूएस ट्रेजरी का क्राइटेरिया क्या है किसी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डालने का? तो यूएस ट्रेजरी क्या बोलती है कि अगर किसी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डालना है तो उसके पास कम से कम $20 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए यूएसए के साथ। उसका जो फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन है वो 2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए उस कंट्री के, और उस कंट्री का ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस 2% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा होना चाहिए। 3 कंडीशन हैं। उस कंट्री का यूएस के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो $20 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए। उस कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 2% से ज्यादा फॉरेन करेंसी का मैनिपुलेशन होना चाहिए, और 2% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा उस कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए। अब यहां पे इंडिया जैसी कंट्रीज की बात करिए तो इंडिया में करंट अकाउंट सरप्लस होता ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? मैंने पहले समझाया, फिर से बहुत कम शब्दों में समझाता हूं, यहां ज्यादा समय नहीं है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच को समझिए। कैपिटल अकाउंट में एसेट का क्रिएशन होता है और करंट अकाउंट में एसेट का क्रिएशन नहीं होता। करंट अकाउंट डेली मर्रा की चीजों में काम आता है। तो मान लीजिए कि किसी नए हॉस्पिटल को आप बिल्ड करवा रहे हो, तो अगर आप नए हॉस्पिटल को बिल्ड करवाने में पैसा खत्म कर रहे हो ना, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वहां पे आप इस तरीके का खर्चा कर रहे हो जो किसी एसेट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इंडिया के अंदर एफडीआई आती है और उस एफडीआई से आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और स्कूल खड़े होते हो, तो वो करंट अकाउंट में आएगा। यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की आप बात कर रहे हो। तो जब किसी पैसे को किसी एसेट को बनाने में लगाया गया तो वो कैपिटल अकाउंट है, और जब किसी पैसे को डेली मर्रा के खर्चों में इस्तेमाल किया गया तो उसे करंट अकाउंट बोलोगे आप। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं ना दोस्तों, वो आपके करंट अकाउंट्स में आते हैं। तो मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हम जो चीजें खरीद रहे हैं उसके लिए हम पैसा बाहर पेमेंट कर रहे हैं, हम जो बाहर चीजें भेज रहे हैं उसके लिए पैसा हमारे पास आ रहा है। समझ गए? तब इंडिया ज्यादातर केसेस में करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है। बट कोरोना के पेंडेमिक में ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहली बार एक क्वार्टर में 0.4% ऑफ द जीडीपी हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए हैं। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट बढ़ा है, या फिर ये कह लीजिए कि एक्सपोर्ट भी घटा है बट इंपोर्ट बहुत ज्यादा घट गया है, जिसके चलते हम लोग 0.4% ऑफ द जीडीपी करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए।
जो कि पिछले कई सालों में हम लोग नहीं रहे हैं। 2004 के बाद अब 2020 में ऐसा मौका आया है कि हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में आए, नहीं तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस कभी नहीं होता, हमेशा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों जीरो हो जाता है? रीजन बीइंग कि हमारे कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव होता है, कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस होता है, लेकिन करंट अकाउंट हमारा हमेशा डेफिसिट होता है। इस बार करंट अकाउंट डेफिसिट आया है 2004, करंट अकाउंट सरप्लस आया 2004 के बाद अब 2020 में। तो ये 0.4% ऑफ द जीडीपी जो करंट अकाउंट सरप्लस आ गया, अगर ये 2% ऑफ जीडीपी के ऊपर चला गया तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की जो सरकार है, वो हमें भी करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल दे। बट वैसा हो नहीं पाएगा क्योंकि तब तक जो बाइडेन ताकत में आ जाएंगे। समझ गए? इंडिया का साफ साफ ये बोलना है कि भैया हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अननेसेसरली कभी भी इंटरवीन नहीं करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अगर जो भी करेंसी के चेंजेस हैं, रेशियोज हैं, अगर वो सही तरीके से जा रहे हैं, हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो हमें इंटरवीन करना पड़ता है, ऐसा सरकार ही बोलती है और आरबीआई भी बोलती है। तो ये 3 बेसिस हैं किसी भी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर्स की लिस्ट में डालने का। तो 2 लोगों को तो करेंसी मैनिपुलेटर बोल दिया यूएस ट्रेजरी ने, वियतनाम, स्विट्जरलैंड को, और 3 कंट्रीज को करेंसी मैनिपुलेटर्स की मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला है, जिसमें एक कंट्री इंडिया भी है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको काम आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आपने वीडियो को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। नहीं ज्वाइन कर सकते तो लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। गुड बाय।